हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी लोगों का संभव बैच में। एनसीईआरटी एंशिएंट इंडिया प्रोफेसर राम शरण शर्मा के इस सीरीज को आगे बढ़ाते हैं और आज हम लोग एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेने जा रहे हैं जो रिलेटेड है हिस्ट्री ऑफ साउथ इंडिया, दक्षिण भारत का इतिहास से। और हम इस चैप्टर में ये पढ़ेंगे कि किस प्रकार प्रायद्वीपीय भारत में, पेनिनसुलर इंडिया में इतिहास का प्रारंभ हुआ। बिगिनिंग ऑफ हिस्ट्री इन डीप साउथ। डीप साउथ का मतलब सुदूर दक्षिण, और जब हम सुदूर दक्षिण कहते हैं तो उसमें विशेष तौर पे तमिलनाडु और केरल के क्षेत्र सम्मिलित किए जाते हैं। तो तमिलनाडु, विशेष तौर पे तमिलनाडु के क्षेत्र में महापाषाणिक संस्कृति का प्रारंभ होता है। महापाषाणिक संस्कृति का प्रारंभ होता है। इसी बात को हम मेगालिथ कल्चर कह देते हैं इंग्लिश में। तो मेगा का मतलब होता है बड़ा और लिथिक का मतलब होता है पत्थर या चट्टान। तो बड़ी बड़ी चट्टानों से मेगालिथ या महापाषाणिक संस्कृति के लोग जो तमिल क्षेत्र में रहते थे वो शवों के ऊपर बड़े बड़े पत्थरों के खंड रख के ढक देते थे और शवों को घेर दिया करते थे। इसी से नाम पड़ गया महापाषाण। ठीक है, महापाषाणिक संस्कृति या मेगालिथ बोल दीजिए, मेगालिथ कल्चर। तो डॉन ऑफ हिस्ट्री इन डीप साउथ, सुदूर दक्षिण में इतिहास का प्रारंभ होता है। और सुदूर दक्षिण के इतिहास के इस प्रारंभ में एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है जो मैं आपको बताता हूं। देखिए कि लगभग 1000, थोड़ा ठीक करना होगा, लगभग 1000 ईस्वी पूर्व, 1000 ईस्वी पूर्व, यानी कि अगर आप इसे वर्ष में परिवर्तित करें तो हमारे से कितने हजार साल पहले, तो 1000 ईस्वी पूर्व, या आप से कहते हैं लगभग 3000 वर्ष पूर्व। इस समय सुदूर दक्षिण के तमिल क्षेत्र में महापाषाणिक संस्कृति का उदय हो रहा था। और मैंने आपको बोला कि महापाषाणिक संस्कृति के लोगों को यह नाम क्यों दिया गया, क्योंकि ये शवों के चारों तरफ बड़े बड़े पत्थर रख देते थे, घेर देते थे, और ऊपर में भी स्टोन स्लैब्स, पत्थर के स्लैब्स लगा दिया करते थे। तो यहां से जब हम आगे बढ़ते हैं दक्षिण भारत में, तो यहां से आगे बढ़ते समय हमें यहां तक आते आते देखिए लगभग इससे आगे लगभग 900 या 1000 वर्ष लगते हैं। जब यहां से हम आगे बढ़ते हैं तो यहां तक आते आते राज्य निर्माण की प्रक्रिया हमें दिखाई देती है। राज्य निर्माण की प्रक्रिया यानी कि छोटे छोटे कुछ राज्य बनते हैं। तो यहां से प्रारंभ महापाषाणिक संस्कृति से राज्य निर्माण की ओर। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, महापाषाणिक संस्कृतियों से राज्य निर्माण की ओर। और जब राज्य निर्माण होता है तो 3 छोटे छोटे राज्य बनते हैं, चोल, चेर, जिन्हें केरल पुत्र भी कहा गया, और तीसरा पांड्य राज्य। और इन्हीं पांड्य राजाओं के संरक्षण में तमिल कवियों की गोष्ठी या संगम का आयोजन कराया गया। और तमिल संगमों में जो साहित्य की रचना की गई वो इनकी जानकारी का प्रमुख स्रोत है। लेकिन यहां इन महापाषाणिक संस्कृतियों के लोगों की जानकारी का प्रमुख स्रोत ये कब्र, इनके शवाधान प्रणाली है, कब्र या शवाधान प्रणाली है। तो यहां से इस पूरे चैप्टर में हमें यही समझना है कि महापाषाणिक संस्कृति से जो राज्य निर्माण की ओर बढ़ा गया है, यह प्रक्रिया
किस प्रकार आगे बढ़ी है, यही इसमें सबसे महत्वपूर्ण विषय है जिस पे हमें चर्चा करनी है। और हम ये भी जानते हैं, पिछले लेक्चर्स में हमने ये भी पढ़ा था कि सम्राट अशोक ने अपने अभिलेखों में जो उन्होंने पत्थरों और स्तंभों पर लिखवाए, मुख्य रूप से जो शिलालेख हैं, तो सम्राट अशोक के शिलालेखों में जैसे बृहद शिलालेख, मेजर रॉक एडिक्ट, तो मेजर रॉक एडिक्ट्स में सम्राट अशोक ने अपने साम्राज्य के दक्षिणी सीमा पर अवस्थित 3 छोटे छोटे राज्यों के विषय में बताया, बल्कि 4 छोटे छोटे राज्यों के विषय में सम्राट अशोक ने बताया है। चेर, चोल, पांड्य, ठीक है, चेर, चोल, पांड्य और सतीय पुत्र के विषय में भी सम्राट अशोक ने उल्लेख किया है। लेकिन अन्य स्रोतों से हमें सिर्फ 3 राज्यों के विषय में जानकारी प्राप्त होती है, चोल, चेर, पांड्य। और सम्राट अशोक ने जो चौथा राज्य बताया है, सतीय पुत्र, उनके विषय में अन्य कोई जानकारी हमारे पास उपलब्ध नहीं है, सिवाय इस बात के कि सम्राट अशोक ने उनका उल्लेख अपने मुख्य या वृहद शिलालेखों में किया था। तो महापाषाणिक संस्कृतियों से राज्य निर्माण की ओर, तो 3000 वर्ष पूर्व महापाषाणिक संस्कृतियां थी और 2200 वर्ष पूर्व राज्य निर्माण की प्रक्रिया हो रही है। तो राज्य निर्माण की प्रक्रिया और 3 राज्यों का उदय, ये एक क्रमिक विकास हुआ जिसमें 800, 700, 900 वर्ष या वर्षों का समय लगा। ठीक, तो ये जो मेगालिथ 3000 वर्ष पूर्व मेगालिथ संस्कृति के लोग थे, तो हम यहां देख रहे हैं कि मेगालिथ संस्कृति से ही दक्षिण भारत में ऐतिहासिक काल का, प्रागैतिहासिक नहीं, ऐतिहासिक काल का प्रारंभ हो रहा है। तो महापाषाणिक पृष्ठभूमि या मेगालिथ पृष्ठभूमि, ऐतिहासिक काल 1000 ईसा पूर्व से 3री शताब्दी ईस्वी पूर्व के मध्य, और यहां तक आते आते 3री शताब्दी ईस्वी पूर्व के मध्य या 2200-2300 साल पहले 3 राज्य बन चुके होते हैं, चेर, चोल और पांड्य। जबकि महान सम्राट अशोक वो 4 राज्यों का विषय में उल्लेख करते हैं और चौथा राज्य सती पुत्र है, जिसके विषय में अन्य कोई भी जानकारी हमारे पास उपलब्ध नहीं है। ठीक है, और ये जो मेगालिथ संस्कृति के लोग थे, ये यहां से देखिए, हल आधारित कृषि, बीज फेंक कर नहीं, हल चलाकर, हल आधारित कृषि और लोहे के औजारों का प्रयोग, ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि मेगालिथ संस्कृति के लोगों को लोहे का धातु कर्म का ज्ञान था, है ना, लोहे के धातु कर्म का ज्ञान था, और वे लोहे के औजारों का प्रयोग किया करते थे, महापाषाणिक संस्कृति के लोग। और लोहे के औजारों के प्रयोग के साथ ही साथ वे खास किस्म के मिट्टी के बर्तनों का प्रयोग करते थे जो काले और लाल रंग से रंगे गए थे। तो इसीलिए उन्हें ब्लैक एंड रेड वेयर कहा जाता है, काला एवं लाल मृदभांड। मृदभांड मतलब मिट्टी के बर्तन जो काले एवं लाल रंग के थे। तो महापाषाणिक संस्कृतियों के लोगों की 2 बड़ी महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं। पहली महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि 3000 वर्ष पूर्व महापाषाणिक संस्कृतियों के लोग के ये लोहे के प्रयोग से भिज्ञ थे, यानी कि जानते थे, और लोहे के औजारों के प्रयोग के साथ साथ वे काले एवं लाल प्रकार के मृदभांडों का प्रयोग किया करते थे। ठीक है, तो उत्तरी भारत का इतिहास और जब हम दक्षिणी भारत का इतिहास, या यूं कह लीजिए कि भारत के उत्तरी भाग और भारत के दक्षिणी भाग के इतिहास का जब हम एक तुलनात्मक अध्ययन करते हैं, तो हमें एक बड़ी महत्वपूर्ण बात पता चलती है। और वो महत्वपूर्ण बात यह है कि देखिए, जब उत्तरी भारत में हमें
प्रागैतिहासिक, ये सब हम पहले पढ़ चुके हैं एनसीईआरटी के चैप्टर्स में। आप रिवीजन करेंगे तो सब कुछ कनेक्टिविटी मिलेगी, और अगर रिवीजन नहीं करेंगे तो दिक्कत होता है। इसलिए रिवीजन करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो प्रागैतिहासिक काल, ठीक है, और इसमें आपको याद होगा पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल आता है। ठीक है, तो प्रागैतिहासिक काल में जब हम नवपाषाण काल में आते हैं उत्तरी भारत में, तो नवपाषाण काल के बाद आता है ताम्र पाषाण काल। ठीक है, तांबे तांबे और पत्थर के औजारों का सम्मिलित रूप से प्रयोग, ताम्र पाषाण काल आता है। और ताम्र पाषाण काल के बाद तांबे में टिन मिला करके कांसा बनाया जाता है, कांसा। और फिर कांस्य युगीन नगरीय सभ्यता का जन्म होता है, जिसे हमने क्या नाम दिया हुआ है, सिंधु सरस्वती सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता। तो ताम्रपाषाणिक काल के बाद आता है कांस्य युगीन नगरीय सभ्यता। कांस्य युगीन नगरीय सभ्यता, कांस्य युगीन नगरीय सभ्यता का उदय होता है, जिसमें लोहा बिल्कुल भी नहीं है। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन या हड़प्पा सिविलाइजेशन, लोहा का प्रयोग का उन्हें कोई भी ज्ञान नहीं था, और ना ही किसी भी स्थल की खुदाई से लोहे के किसी भी प्रकार के उपकरण के साक्ष्य हमें मिले हैं, जबकि कांस्य के सामान हमें मिलते हैं। तो उत्तरी भारत में हम क्या देख रहे हैं कि एक प्रॉपर सीक्वेंस हमें मिल रहा है कि पूरा पाषाण, मध्य पाषाण, नवपाषाण, ताम्रपाषाण, कांस्य युगीन और फिर लौह लौह युगीन। जो लौह युगीन सभ्यता हमें मिलती है, उसी को हमने नाम दे रखा है वैदिक सभ्यता, जिसके विषय में हम पिछले अध्याय में अच्छे से काफी विस्तृत चर्चा इस पे हम कर चुके हैं। तो उत्तरी भारत के इतिहास में हमें एक बिल्कुल सही क्रम प्राप्त होता जा रहा है। पूरा पाषाण, मध्य पाषाण, नवपाषाण, ताम्रपाषाण, कांस्य युगीन, लौह युगीन। लेकिन दक्षिण भारत के इतिहास में एक चीज मिसिंग है, एक भाग हमें नहीं मिलता है, और वो भाग है कि दक्षिण भारत के इतिहास में आपको कांस्य युगीन किसी भी प्रकार के सभ्यता के दर्शन नहीं होते हैं। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है, दर्शन ही नहीं मिलेंगे इसमें। है तो कांस्य युगीन नगरीय सभ्यता, ये उत्तरी भारत के तो इतिहास में मिल रहा है, लेकिन दक्षिण भारत के इतिहास में नहीं मिल रहा है। जैसे देखिए, दक्षिण भारत के इतिहास में भी पाषाण काल तो वही होगा, पूरा पाषाण, मध्य पाषाण और नवपाषाण। तो अगर हम दक्षिणी भारत में चलें या भारत के दक्षिणी भाग में कहें, तो ज्यादा उचित लगता है कि भारत का दक्षिणी भाग, क्योंकि दक्षिण भारत जैसा, उत्तर भारत जैसा कोई भारत नहीं है ना। भारत भारत है, तो भारत का दक्षिणी भाग और भारत का उत्तरी भाग, लेकिन आमतौर पे हम लोग उत्तरी भारत और दक्षिण भारत कह देते हैं। तो दक्षिण भारत के इतिहास में आप देखिए, पूरा पाषाण काल हमें मिला, ये हम पढ़े हुए हैं। फिर पूरा पाषाण काल के बाद मध्य पाषाण काल, और फिर नव पाषाण काल, पूरा मध्य और नव पाषाण काल। और नव पाषाण काल के बाद हमें मिलता है ताम्र पाषाण काल। लेकिन ताम्र पाषाण काल के बाद हमें एक चीज नहीं मिल रही है, कांस्य, और सीधे फिर हमें लौह काल मिल रहा है, लोहा, फिर लौह, और लोहा आधारित महापाषाणिक संस्कृतियां, लोहा आधारित महापाषाणिक संस्कृतियां। तो ये पूरा मध्य, नव, ताम्र, कांस्य मिसिंग है, कांस्य युगीन। तो दक्षिण भारत में कांस्य युग
ये मिसिंग है। ठीक है, तो वहां इसका एक कारण जो समझ में आता है ये हो सकता है कि तांबा में जब आप टिन मिलाएंगे तब कांसा मिलेगा। हो सकता है कि दक्षिण भारत में टिन की अनुपलब्धता, पूरी तरह से अनुपलब्धता हो, ना उपलब्ध हो, और ये कांसे का प्रयोग ना कर पाए हो। यही एक बात हमें समझ में आ रही है। तो जब हम उत्तर और दक्षिणी भारत के समग्र इतिहास का अध्ययन करते हैं तो उत्तर भारत में सारा क्रम हमें मिल रहा होता है, जबकि दक्षिण भारत के इतिहास में कांस्य युग मिसिंग होता है और सीधे लौह आधारित और महापाषाणिक संस्कृतियां मिलने लगती हैं, जहां हमें लोहे के औजार मिल रहे हैं और लोहे के औजार के साथ साथ विशेष प्रकार के काले एवं लाल मृदभांड, काले एवं लाल प्रकार के मृदभांडों की प्राप्ति हो रही है। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है ना? तो ये तुलनात्मक, पहले ही हमने निष्कर्ष वाला पार्ट पहले ही ले लिया और एक तुलनात्मक अध्ययन करके हमने ये पता लगा लिया कि कांस्य युगीन वाला भाग दक्षिण भारत के इतिहास में मिसिंग नजर आता है। तो जब विधिवत प्रागैतिहासिक से बाद जब ऐतिहासिक काल का प्रारंभ होता है दक्षिणी भारत में, तो वो लोग हैं मेगालिथ संस्कृति या महापाषाणिक सभ्यता के लोग, जो हल कृषि, लोहे के औजारों और काले एवं लाल प्रकार के मिट्टी का बर्तन का प्रयोग करने वाले ग्रामीण समुदायों की बस्तियां हैं, जो अपने डेड बॉडीज, जो शवों के चारों तरफ, शवों को घेरने के लिए बड़े बड़े पत्थरों, ढकने के लिए बड़े बड़े पत्थरों का प्रयोग किया करते थे। इसीलिए महापाषाणिक संस्कृतियां। और फिर 3000 साल पुराने ये, और उसके जब आगे बढ़ते हैं तो 600-700 साल या 800 साल जब बीत जाता है तो राज्य प्रणाली का गठन होता है, और जो यही राज्य प्रणाली का गठन होता है और सामाजिक वर्गों का उदय होता है कि समाज में उच्च वर्ग है, समाज में निम्न वर्ग है। तो समाज में वर्गीकरण आता है और 3 राज्य बनते हैं, चोल, चेर और पांडे। जबकि सम्राट अशोक के अभिलेख से हमें, मुख्य शिलालेख से हमें कितने राज्यों का नाम मिल रहा है? 4 राज्यों का बल्कि नाम मिल रहा है, चोल, चेर, पांडे और सतीपुत्र। जबकि सतीपुत्रों की पहचान अभी तक सुनिश्चित नहीं हो पाई है। और आगे चल करके इनके पास ये जो राज्य निर्माण होता है, इनके पास अपना लेखन शैली आता है, अपनी लिपि आती है, और इनका लिखित साहित्य हमें प्राप्त होता है। और इसी साहित्य को हम क्या कहते हैं? संगम साहित्य कह रहे हैं, संगम साहित्य। तो ये जो संगम साहित्य है ना, ये संगम मतलब एक साथ आना, मीटिंग करना, गोष्ठी, कवि सम्मेलन तरीके का था। तो पांड्य राजाओं के संरक्षण में तमिल कवियों के संगमों का आयोजन कराया गया था और कुल 3 संगम आयोजित किए गए थे, जहां विविध प्रकार के कविताएं और साहित्य की रचना की गई, जो प्रारंभिक दक्षिण भारत के 3 प्रारंभिक राज्यों के विषय में जानकारी के प्रमुख स्रोत बन जाते हैं। और देखिए, कुछ इस तरह से घेरा गया है शवों को। इन्हीं को हम नाम दे देते हैं, तो नाम दे रहे हैं वो ये महापाषाण की वजह से महापाषाणिक संस्कृतियां। तो इनके विषय में जानकारी का स्रोत हमारे पास उत्खनन से प्राप्त सामग्रियां हैं। जबकि जब राज्य निर्माण हो जाता है तो लिखित साहित्य और संगम साहित्य और लेखन शैली, ये सब हमें प्राप्त होने लगते हैं या मिलने लगते हैं। तो 3000 वर्ष पूर्व ये महापाषाणिक संस्कृतियां हैं। ठीक है, महापाषाणिक संस्कृतियां। और यही जब विकसित होते हैं, यही लोग जब आगे बढ़ते हैं, तो जब 700-800 साल बीत जाता है तो आप समझ लीजिए कि 2300 वर्ष पूर्व, 700-800 साल बीतने पर यहां तक आते आते हमें क्या दिखाई दे रहा है? राज्य
निर्माण की प्रक्रिया दिखाई दे रही है और पांड्य राजाओं के संरक्षण में तमिल कवियों के 3 संगमों का आयोजन किया जाता है। तो यहां पर हमें लिपि एवं लिपि है तो लेखन भी है, लिखित साहित्य प्राप्त होने लगता है और इसी को हम लोग बोलते हैं संगम साहित्य। तो दक्षिण भारत के 3 प्रारंभिक राज्यों के विषय में अगर आपको जानकारी एकत्रित करनी है तो वो जानकारी हमें कहां से मिल रही है? वो जानकारी हमें संगम साहित्य से मिल जा रही है। और इनके विषय में अगर जानना है तो वो जानकारियां हमें उत्खनन से प्राप्त वस्तुओं के आधार पर मिल पाती हैं। और देखिए इस प्रकार के लोहे के ढेर सारे औजार हमें महापाषाणिक संस्कृतियों के संबंधित स्थलों के उत्खनन या खुदाई से प्राप्त हुए हैं। तो ये वे लौह उपकरण हैं जिनका प्रयोग महापाषाणिक संस्कृतियों के लोग 3000 वर्ष पूर्व, हमारे से 3000 वर्ष पूर्व या यूं कह लीजिए 1000 ईसा पूर्व किया करते थे। और ये जो बर्तन है ये लाल एवं काले, ब्लैक एंड रेड वेयर, लाल एवं काले मृद भांड हैं। और यही बात इन्हें अलग करती है महापाषाणिक। तो महापाषाणिक ये सीधे लौह काल है। तो मैंने आपको बोला कि दक्षिण भारत के इतिहास में ताम्र पाषाण के बाद कांस्य ना आकर के सीधे लौह आ जाता है। और जबकि उत्तरी भारत में एक सीक्वेंस में लौह काल आ रहा है और ताम्र पाषाण और लौह काल के बीच में कांस्य युग भी है, एक जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है। ऐसा दक्षिण भारत में नहीं मिल रहा है हमें। और इसका एक कारण जो हमें समझ में आ रहा है वो है टिन की अनुपलब्धता। और ये देखिए, तो ये 3 राज्य बनते हैं प्रारंभिक, और ये तीनों के तीनों सुदूर दक्षिण के प्रारंभिक राज्य हैं, जिसमें से तमिलनाडु के इस क्षेत्र में देखिए यहां पर ये चोल राज्य है जिसका एक प्रमुख केंद्र यहां पर है उरैयूर। उरैयूर इसका प्रमुख केंद्र है। ठीक है, पांड्यों का ये वाला क्षेत्र है, ये वाला क्षेत्र पांड्यों का है। और पांड्यों का एक प्रमुख केंद्र जो बनेगा वो होगा मदुरै। और यहां पर है कोरकाई, पत्तन, बंदरगाह, मदुरै एंड कोरकाई, पांड्य। और ये जो पतली पट्टी यहां पे आप देख रहे हैं, ये पतली पट्टी समुद्र और ये पठारों के बीच की पट्टी है, बहुत उपजाऊ। और ये इधर जो राज्य है वो चेर राज्य है। और चेर राज्य को एक अन्य नाम भी दिया गया, केरल पुत्र, अर्थात चेर, केरल पुत्र। ठीक है, केरल। और इनमें जो प्रमुख एक क्षेत्र था बंदरगाह वो था मुजीरिस या मुशीरी और कई मदुरै, और ये चोलों का उरैयूर और पुहार, कावेरीपत्तनम। यहां पे देखिए कावेरीपत्तनम, पुहार। तो ये 3 प्रारंभिक राज्य हैं जो महापाषाणिक संस्कृतियों से विकसित होकर के निकले। तो महापाषाणिक संस्कृतियां तो 3000 वर्ष पूर्व की हो गई और इनका निर्माण हो रहा है 2300 वर्ष पूर्व। तो महापाषाणिक और प्रारंभिक राज्यों के बीच में 700-800 वर्षों का अंतर और एक क्रमिक विकास हमें दिखाई देता है। चोल राज्य जो प्रारंभिक राज्य बना उसमें उसका राजकीय चिन्ह व्याघ्र या बाघ है, और पांड्यों का कार्प यानी कि मछलियां, कार्प है, और चेरों का तीर धनुष, ये तीर धनुष है। तो ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तीर धनुष। ठीक है, ये 3 प्रारंभिक राज्य हमें मिल रहे हैं। इनकी अवस्थिति भी हमने, भौगोलिक क्षेत्र भी हमने इस मैप पे देखा। और जो पांड्य राज्य बना, तो इस पांड्य राज्य के विषय में हमें उल्लेख मिल जाते हैं। और सबसे पहला उल्लेख इसका हमें मिलता है मैगस्थनीज
और मेगास्थनीज के विषय में आप जानते हैं कि मेगास्थनीज सेलुकस निकेटार, यूनानी राजा सेलुकस निकेटार का राजदूत था, जो चंद्रगुप्त मौर्य के पाटलिपुत्र अवस्थित दरबार में आया था और वो पाटलिपुत्र में तकरीबन 8 वर्षों तक रहा और उसने मौर्य साम्राज्य के अपने यात्रा वृतांत और अनुभवों पर एक पुस्तक लिखी जिसे इंडिका बोला गया, इंडिका। और मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में इस बात का उल्लेख किया है, पांड्यों के विषय में उल्लेख किया है और उन्होंने बताया कि पांड्य राज्य अपने मोतियों के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था और यहां एक स्त्री का शासन चलता था। यह बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि 2300 साल पहले पांड्य राज्य में एक स्त्री का शासन था और सम्राट अशोक ने भी इनके विषय में उल्लेख किया है। तो पहली बार तो मेगास्थनीज की इंडिका में वर्णन आ रहा है, उसके बाद सम्राट अशोक के अभिलेखों में इनका वर्णन आता है और यह प्रायद्वीप के दक्षिण पूर्व में स्थित और मोतियों के उत्पादन के लिए जाना गया था इन्हें, और यह बात मेगास्थनीज के विवरण में पुष्ट हो जाती है। और इनका चूंकि मोतियों का उत्पादन और तरह तरह के मसाले वगैरह थे, तो रोम के साम्राज्य के साथ भी, प्राचीन रोम के साम्राज्य के साथ भी इन दक्षिण के राज्यों का लंबी दूरी का व्यापारिक संबंध भी स्थापित हुआ है। और हमें उत्खनन से रोम साम्राज्य के कुछ मिट्टी के बर्तन और रोम राजाओं के सम्राटों के द्वारा चलाए गए सिक्के भी प्राप्त हुए हैं। और देखिए लिखा है, रोमन और मदुरै, रामनद और तिरुनेलवेली व्यापार केंद्रों के साथ व्यापार से इन्हें बढ़िया लाभ हुआ था। तो ये सुदूर रोम के साम्राज्य के साथ व्यापारिक संबंध में थे और लग्जरी गुड्स, जो विलासिता की वस्तुएं और मसाले थे, इनका निर्यात किया जाता था और बढ़िया मुनाफा मिलता था। तो ये मदुरै, रामनद, तिरुनेलवेली और रोम के साम्राज्य के साथ जो ये व्यापार करते थे, इन्हें अत्यधिक लाभ हुआ था। और इसी वजह से देखिए, चूंकि पांड्यों के पास ज्यादा पैसा रहा, तो पांड्य राजाओं ने तमिल कवियों के संगम या गोष्ठी या मंडली का आयोजन किया। और जैसे मैंने आपको कहा, कुल कितने संगम हुए पांड्य कवियों के, पांड्य राजाओं के संरक्षण में 3 संगम हुए। और इन संगम, इसी में जो रचित हुआ वो संगम साहित्य इनकी जानकारी का महत्वपूर्ण स्रोत बनता है। तो कुल 3 संगम आयोजित किए गए थे। इसके अतिरिक्त जो दूसरा राज्य बनता है वो चोल राज्य होता है, चोल। और ये 2 नदियों के बीच में होता है, पेन्नार और वेल्लारू नदियां। पेन्नार और वेल्लारू नदियों के बीच में ये राज्य अवस्थित होता है। कलर कॉम्बिनेशन अगर थोड़ा ऑड है, स्पष्ट रूप से ना दिख रहा हो, तो मैं इस पर लिख भी दे रहा हूं, पेन्नार और वेल्लारू नदियों के बीच अवस्थित था। और जैसे मैंने आपको बोला, उरैयूर अभी मैप पे दिखाया भी था, तो उरैयूर इनका एक प्रमुख व्यापारिक, उरैयूर इनका एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र भी था और राजनीतिक केंद्र भी था। और उरैयूर की खास बात यह थी कि उरैयूर सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए बड़ा फेमस था। तो यहां सूती कपड़ों का उत्पादन किया जाता था और निर्यात भी। और उरैयूर के अलावा चोलों का एक और बड़ा केंद्र था पुहार या कावेरी पट्टनम। तो पुहार जो था ना, ये चोलों की राजधानी था और उरैयूर एक महत्वपूर्ण राजनीतिक और आर्थिक केंद्र हुआ करता था और ये एक काफी बड़ा बंदरगाह था। तो ये बंदरगाह होने के साथ ही साथ व्यापार, और बड़े बंदरगाह के लिए जाना जाएगा तो व्यापार भी तो होगा ना। अब ये चोल जो हैं, जिनकी हम अभी बात कर रहे हैं, ये 2200-2300 साल पुराने वाले चोल हैं। और फिर मध्यकाल में तमिलनाडु के इसी क्षेत्र में चोलों का एक साम्राज्य बनता है 9वीं शताब्दी के मध्य में, और या आप यूं कह लीजिए 1200 साल पहले, 1200-1250 साल पहले कि चोल साम्राज्य बनता है। तो ये चोल और 9वीं शताब्दी के मध्य में आने वाला चोल साम्राज्य, इनके बीच में संबंध था कि नहीं था, यह बता पाना बहुत मुश्किल हो जाता है उस जमाने के ऐतिहासिक साक्ष्यों के आधार पर, जो ज्यादा नहीं मिल पाते हैं, बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ये
तीसरी और दूसरी शताब्दी ईस्वी पूर्व के चोल हैं और ये 9वीं शताब्दी ईस्वी के चोल हैं। ठीक है ना, तो इनके बीच में कम से कम 1100 साल का डिफरेंस है। तो भाई इतने जमाने तक आप थे कहां, चोल लोग थे कहां? और मजे की बात यह है कि जो 9वीं शताब्दी वाले चोल हैं, इनके राजा ये दावा करते हैं कि ये लोग इन्हीं चोलों के वंशज हैं, इन्हीं चोलों के वंशज हैं। तो इस समय जो चोल राजवंश बना था 2200-2300 साल पहले, और जो बाद में चोल आए हैं, ये कनेक्ट कैसे होंगे? देखिए कनेक्ट कैसे हो रहे हैं, ये मैं आपको थोड़ा सा बताता हूं कि जो चोल राज्य प्रारंभिक बना, तो जो प्रारंभिक चोल राज्य बनता है और ये प्रारंभिक चोल राज्य प्रतिस्थापित हो जाता है बाद में चलकर, फिर इसे कलभ्र कलभ्र राजवंश प्रतिस्थापित करता है। कलभ्रों के विषय में अधिक जानकारी उपलब्ध नहीं है, इतना हमें पता है कि ये चौथी शताब्दी ईस्वी, चौथी शताब्दी ईस्वी में आते हैं और ये पुराने वाले पहले, सबसे पहले वाले चोलों को प्रतिस्थापित कर देते हैं। फिर कलभ्र राजवंश प्रतिस्थापित हो जाता है और 7वीं शताब्दी में इनको रिप्लेस कर देते हैं पल्लव राजवंश के लोग। पल्लव तमिलनाडु के उसी क्षेत्र में पल्लव राजवंश, और फिर पल्लव राजवंश 7वीं, 8वीं व 9वीं शताब्दी के मध्य तक राज करते हैं तमिलनाडु के क्षेत्र पर, और फिर से पल्लवों को रिप्लेस कर देता है एक व्यक्ति, विजयालय चोल। विजयालय चोल, और ये विजयालय चोल जो होते हैं ये 850 ईस्वी में एक बहुत बड़े चोल साम्राज्य की नींव डाल देते हैं, चोल साम्राज्य की स्थापना करते हैं और ये पल्लवों को प्रतिस्थापित कर देते हैं। तो पल्लव अंततः चोलों से प्रतिस्थापित हो जाते हैं। चोलों से प्रतिस्थापित। तो ये वाले चोल तो 2300 या 2200 वर्ष पूर्व वाले चोल हैं, और ये चोल 1200 वर्ष पूर्व वाले चोल हैं। अब इन दोनों के बीच में कनेक्टिविटी बना पाना बड़ा मुश्किल लग रहा है। बीच में गैप आ गया ना, बीच में दो राजवंश आ गए, कलभ्र आ गए, एक कलभ्र आ गए, दूसरे पल्लव राजवंश वाले आए हैं, और फिर ये लोग वापसी करते हैं। तो इनके और इनके बीच में संबंध निकालना बेहद जटिल काम हो जाता है। हां, एक हिंट हमें मिल जाता है कि ये चोल राजवंश के लोग ये दावा करते हैं कि ये लोग जो हैं ये प्रारंभिक चोलों के वंशज लोग हैं, ये प्रारंभिक चोलों के वंशज लोग हैं। तो अब कनेक्टिविटी तो टूटी हुई है, दो दो राजवंश बीच में आए हैं, तो कनेक्टिविटी बना पाना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन ये अंदाजा लग जा रहा है कि अच्छा यही लोग हैं। तो यहां के बाद इनका महत्व सीधे 850 ईस्वी में बढ़ता है और ये राजवंश फिर दो तीन बड़े बड़े महान राजा उत्पन्न करता है, जैसे राजराज प्रथम चोल या राजेंद्र प्रथम चोल, और ये अपनी नौसेना, अति शक्तिशाली नौसेना के लिए जाने जाएंगे, और ये दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया को रौंद करके रख देंगे अपनी नौसेना से। और इनके बारे में कहा जाता है, इन बाद वाले चोलों के विषय में कहा जाता है कि इनके पास इतनी ताकतवर नौसेना थी कि इन्होंने अपनी नौसेना का इस्तेमाल करते हुए बंगाल की खाड़ी को अपना व्यक्तिगत झील बना दिया था, व्यक्तिगत झील के तौर पे समझने लगे थे, जिससे यह पता चलता है कि इनकी नौसेना बड़ी जानदार शानदार थी। ठीक है, लोकेशन एक बार फिर से देख लीजिएगा, कावेरी पत्तनम पुहार या कावेरी पत्तनम, यहां पर है अरिका मेड्डू, अरिका मेड्डू या पौंडीचेरी, ये मैं लिख देता हूं यहां पे, पौंडीचेरी या अरिका मेड्डू, यहां पे पुहार या आज वाला नाम
कावेरी, पत्तनम, ये है, ये नदी है पालार नदी, इस पे कांची है, और ये पेन्नारू। ये सबसे महत्वपूर्ण ये है कावेरी नदी और इसका डेल्टा कावेरी। कावेरी, तो जो महत्व उत्तर भारत के लोगों के लिए मां गंगा का है, वही दक्षिण भारत के लोगों के लिए महत्व कावेरी जी का है। और यहां पर है उरैयूर, देखिए ये उरैयूर, ये रहा करूर। इस पे क्वेश्चन बन सकता है प्रीलिम्स में, उरैयूर, करूर। और ये रहा कोरकई, एकदम नीचे KORKAI, कोरकाई। ये रहा वैगई, ये वैगई नदी है। पेरियार, पेरियार नदी है। और ये बंदरगाह ध्यान दीजिए, ये वाला मुजेरिस या मुशीरी। और ये तोंडी, TYNDS लिखा, TYNDIS, तोंडी बोलते इसको, तोंडी और मुशीरी। ठीक है, कोरकाई, ये रहा मदुरा या मदुरै, मदुरै। ये इंपॉर्टेंट लोकेशंस हैं जो आपको ध्यान रखना होगा। यहां पे कांची है, KANCHI, कांची। इसमें से कुछ भी प्रीलिम्स में आपसे बनेगा, क्वेश्चन बनेगा, ये एकदम ध्यान रखने वाली बात है, एकदम विशेष तौर पे। और फिर हमने पांडे के बारे में पढ़ा, चोल और चेर। चेर को केरल पुत्र नाम दिया गया है, और ये पांड्यों की भूमि के पश्चिम और उत्तर पश्चिम में अवस्थित। ठीक है, इनमें समुद्र और पहाड़ों के बीच की, केरला वाला है ना, समुद्र और पहाड़ों के बीच की भूमि की एक संकीर्ण पट्टी शामिल थी, और इसी वजह से ये अत्यंत उपजाऊ क्षेत्र में आए। और इनका भी, तो इन तीनों राज्यों के व्यापारियों का रोम के साम्राज्य के साथ व्यापारिक केंद्र, व्यापारिक संपर्क हुआ करता था। और विशेषकर मसाले, मोती एवं अन्य, चंदन की लकड़ी, हाथी दांत, ये सब वगैरह एक्सपोर्ट कर दिया जाता था। इससे अच्छा खासा मुनाफा होता था। रोमनों के साथ व्यापार करने के लिए ये अपने महत्व का श्रेय देते हैं। तो इनका कॉन्टेक्ट है चेरास का भी। और इसी में देखिए, जब चीजें आगे बढ़ती हैं तो समाज भी तो जटिल होगा ना। और जब समाज जटिल होगा और जब अर्थव्यवस्था बढ़ेगी तो राजा के पास टैक्स भी आएगा, तो कर प्रणाली का भी विकास होगा। तो बढ़ते कर प्रणाली और उचित टैक्स, उचित कराधान प्रणाली ने राजाओं को भी मजबूत किया और समाज भी जटिल हुआ। तो राजाओं ने एक अपनी पेशेवर सेना बनानी प्रारंभ कर दी, और उन्होंने उन पुजारियों को संरक्षण दिया जो मुख्य रूप से ब्राह्मण थे। तो राजाओं को यह बताया गया कि आपका एक परम कर्तव्य है ब्राह्मणों को सुरक्षा देना और उनको संसाधन उपलब्ध कराना। और इसके बदले में ब्राह्मण लोग राजाओं को बोलते थे कि आप लोग तो दिव्य हो, आप लोग डिवाइन हो, आप लोग तो साक्षात भगवान हो जो धरती पर विचरण कर रहे हो मनुष्य रूप में। तो ब्राह्मणों को ये लोग संरक्षण देते थे। इसके बदले में ब्राह्मण इन्हें लीगालिटी टू रूल, शासन करने की वैधता और देवत्व के का भाव पैदा करते थे। और संगम काल, जब संगम गोष्ठी हुआ तो ब्राह्मण तमिल भूमि में दिखाई दिए। तो तमिल क्षेत्र में ब्राह्मण नहीं हुआ करते थे, तमिल क्षेत्र में वर्ण व्यवस्था नहीं हुआ करती थी। उत्तरी भारत से गए ब्राह्मणों ने तमिल क्षेत्र में वर्ण व्यवस्था को लागू किया। तो संगम युग में ब्राह्मण तमिल भूमि में दिखाई दिए। और ब्राह्मणों ने राजाओं को बोला कि देखिए, एक आदर्श राजा वह होता है जो ब्राह्मणों को कभी चोट ना पहुंचाए। ब्राह्मणों को चोट मत पहुंचाइए, है ना, ब्राह्मणों को आपको चोट नहीं पहुंचाना है। और राजाओं ने ब्राह्मणों को भूमि गिफ्ट किया, इनको लैंड भी गिफ्ट किया गया, जमीन भी दिया गया ब्राह्मणों को। तो ब्राह्मण राजा को शासन करने में मदद कर रहे हैं, जिसके बदले में राजा ब्राह्मणों को संसाधन और भूमि, धन वगैरह मुहैया करा रहे हैं। और चूंकि देखिए, अब मांस और शराब ये तटीय क्षेत्र है ना,
तो तटीय क्षेत्र में दक्षिण भारत में, ऐसा एनसीईआरटी में लिखा हुआ, ये मेरा अपना मत नहीं है, ठीक है, मैं आपको रामशरण शर्मा के एनसीईआरटी पढ़ा रहा हूं, तो मेरा व्यक्तिगत मत ये नहीं है, पॉइंट दिया हुआ है बुक में, तो उसी कॉन्टेक्स्ट में लीजिएगा, मेरे कॉन्टेक्स्ट में मत ले लीजिएगा कि मैंने ऐसा कहा है। कि तमिल क्षेत्र के ब्राह्मण एनसीईआरटी प्रोफेसर रामशरण शर्मा ने मेंशन किया है, स्पष्ट रूप से आप देख सकते हैं टेक्स्ट बुक में मेंशन किया गया, इसी टेक्स्ट बुक का ही ये पीपीटी है ना, मेंशन किया है कि ये तमिल ब्राह्मण लोग मांस खाते थे और मदिरा का सेवन किया करते थे, और ये उनके लिए वहां पर सामान्य बात थी, तब की बात कह रहा हूं, अभी की नहीं। और जब अर्थव्यवस्था बढ़ी, कर प्रणाली बढ़ी, राजा लोग मजबूत हुए, समाज जटिल हुआ, तो समाज में हमें दो वर्ग दिखाई दे रहा है, मुख्य रूप से उत्तरी भारत से गए पुरोहित वर्ग जिन्हें ब्राह्मण कहा गया, और उसके अलावा जो अन्य लोग हैं बोला गया भाई ये लोग शूद्र हैं। तो हमें दक्षिण भारत में या तो ब्राह्मण दिखाई दे रहे हैं या तो शूद्र दिखाई दे रहे हैं, इनके बीच क्षत्रिय और वैश्यों की संख्या नदारद है या बहुत ही कम है। तो दक्षिण भारत में आपको नहीं मिलेंगे ज्यादा लोग जो क्षत्रिय और वैश्य वर्ण से संबंधित हैं, क्योंकि ब्राह्मण लोग उत्तरी भारत से गए और दक्षिण भारत के ज्यादातर लोगों को उन्होंने किस बात का दर्जा दिया कि शूद्र हैं आप लोग भाई। इसीलिए दक्षिण भारत के कई विद्वान जो आगे चलकर हुए और निम्न जाति, आधुनिक भारत में निम्न जाति आंदोलन हुआ जिसमें ईवी रामास्वामी नायकर या फिर अन्य जो सुधारक हुए, तो उन्होंने इस बात का विरोध किया कि ये वर्ण व्यवस्था का, जाति व्यवस्था का विरोध किया, और उन लोगों ने यह दावा किया कि दक्षिण भारत में तो कभी वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था हुआ ही नहीं करती थी, ये उत्तरी भारत से जो ब्राह्मण लोग आए ना, ये आकर के इन्होंने दक्षिण भारत में वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था हमारे पर थोप दिया। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसा बुक में मेंशन्ड है, ठीक है। तो इसीलिए दक्षिणी भारत में आपको, या भारत के दक्षिणी भाग में आपको दो ही प्रकार के वर्ण दिखाई देंगे खास तौर पे, या तो एक ब्राह्मण और ज्यादातर मामलों में शूद्र। क्षत्रिय और वैश्यों की संख्या नेग्लिजिबल यानी कि कम है, क्योंकि जिन जो गए दक्षिण भारत में उत्तरी भारत से वो पुरोहित या ब्राह्मण लोग थे, और फिर उन्होंने दक्षिण भारत में वर्ण व्यवस्था लगाई और वहां के कई सारे लोगों को शूद्र का दर्जा दे दिया कि हम लोग ब्राह्मण हैं तो आप लोग शूद्र हो। और बीच में चूंकि क्षत्रिय और वैश्य ज्यादा गए नहीं, तो क्षत्रिय और वैश्यों की संख्या दक्षिण भारत में अपेक्षाकृत उत्तरी भारत की तुलना में काफी कम मिला करती है। और देखिए अमीर किसान जो हुआ करते थे उन्हें विल्लाल कहा जाता था, विल्लाल, अमीर किसान विल्लालाज, विल्लाल। और शासक वर्ग जो है वो आरासार है, शासक वर्ग इलीट वो आरासार। अमीर किसानों ने कडेसियर को जमीन पर खेती करने के लिए काम पर रखा, तो जो कडेसियर थी ना, या कदीसियार लिखा हुआ है, कडेसियर हम इसको ठीक तरीके से पढ़ेंगे तो कडेसियर भी पढ़ सकते हैं। अब चूंकि तमिल नहीं आती है हमें, तो एग्जैक्टली ये कदीसियर लिखा हुआ है या कडेसियर होगा ये बता पाना थोड़ा सा मुश्किल हो, वैसे कडेसियर लिखा हुआ है टेक्स्ट बुक में। तो अमीर किसानों ने कडेसियर मजदूरों को काम पर रखा, जो निम्न वर्ग की, विशेष तौर पे निम्न वर्ग की महिलाएं हुआ करती थी। और निम्न वर्ग के कारीगरों से भी हम मिलते हैं उस समय में जब राज्य निर्माण हुआ, जैसे पुलैयन, पुलैयन तो पुलैयन ना ये चमड़े की चटाई वगैरह बनाया करते थे। पुलैयन चमड़े की, जानवरों के त्वचा या चमड़े की चटाई बनाते थे। तो इसीलिए देखिए आगे चल करके ना, तो ब्राह्मण लोग जैसे केरल के नंबूदरी ब्राह्मण होते, तो उन्होंने पुलैयन से दूरी बनानी शुरू कर दी कि नहीं नहीं भाई आप लोग चमड़े उमड़े वाला काम करते हो, आप लोग हमसे दूर रहो, आप लोग अछूत हो। तो इझावा, पुलैयन, नामशूद्र, ये वहां के वो लोग जिन्हें अछूत बताया गया, ब्राह्मणों के द्वारा अछूत बता दिया गया, और उनसे अनटचेबिलिटी, छुआछूत की प्रैक्टिस की जाने लगी कि आप 16 फीट दूर रहो, आप 32 फीट दूर रहो, मतलब इतने इतने डिस्टेंस पे आप लोग रहो, आप हमसे दूर रहो, ठीक है। तो निम्न वर्ग के कारीगरों, और इसमें पुलैयन, इझावा वगैरह, और इनमें से कई को तो शूद्र का ही और अछूत का दर्जा दिया गया। और देखिए संगम, तीन संगम हुए, मैंने आपको बताया, जो इनके विषय में जानकारी का बड़ा महत्वपूर्ण स्रोत है, जानकारी का अति महत्वपूर्ण स्रोत है, और तमिल साहित्य तमिल संगम में रचा गया, जिसको दो भागों में हम बांट सकते हैं। एक भाग अहम या अगम कहलाता है,
अहम या अगम, और दूसरा पुरम का पुरम भाग है। अहम भाग और पुरम। जो अहम या अगम है वो आंतरिक पहलू, इमोशंस हैं, और जो पुरम है वो बाह्य चीजें हैं। तो जैसे प्रेम और यौन संबंधी चीजें, तो लव एंड सेक्सुअल बिहेवियर्स, ये व्यक्तिगत और मानवीय पहलू हैं। तो व्यक्तिगत और मानवीय पहलुओं से संबंधित जो साहित्य विकसित हुआ उसे अहम या अगम साहित्य की संज्ञा दी गई। और जो बाहरी है साहित्य, वो बाहर जो दिखता है आपको, वो पुरम। जैसे युद्ध, युद्ध, वीरता, बल, शौर्य, ये सब परोपकार, ये सब पुरम साहित्य। तो संगम साहित्य दो श्रेणियों में बना, आंतरिक भाव और बाह्य वीरता, युद्ध वगैरह। तो जो आंतरिक भाव, प्रेम और सेक्सुअल थिंग्स, ये अहम या अगम कहलाए, और दूसरी तरफ पुरम या आउटर। तो अहम या अगम का मतलब होता है इनर, और पुरम का मतलब होता है आउटर। तो ये इनर फीलिंग्स से रिलेटेड है, और ये आउटर शौर्य, वीरता, युद्ध गाथा आदि से। तो ये दो श्रेणियों में संगम साहित्य की रचना। और 5 सब्जेक्ट मैटर, 5 विषय वस्तु लिए गए, और संगम कवियों ने उन गोष्ठियों में मुख्य रूप से इन्हीं 5 विषय वस्तुओं पर अपना लेखन या कविता संकलन किया गया है। ठीक है, जैसे देखिए ना, 5 सब्जेक्ट मैटर: कुरिंजी, कुरिंजी, मरुथम, नेत्तल, समुद्र दिख रहा है, जहाज वहाज पानी वाले, ये नाव, ये समुद्र तट है। नेत्तल, नेत्तल हो गया, नेत्तल हो गया समुद्र तट। मुल्लय, मुल्लय जंगली, जंगल भूमि। पल्लय देख रहे हैं, मुल्लय फॉरेस्ट्री, फॉरेस्ट दिखाई दे रहा है। पल्लय यहां वीराना दिखाई दे रहा है, पेड़ सूखा। ये शुष्क, एरिड, सेमी एरिड या एरिड जोन है। तो ये शुष्क या अर्ध शुष्क क्षेत्र है जिसपे कविताएं की गई है। ठीक है। मरुतम, ये खेती वाली जमीन है। और कुरिंजी, देखिए कुरिंजी पहाड़ वगैरह, ये हिली ट्रैक्ट है। तो कुरिंजी हिली ट्रैक्ट हो गया, मरुतम हो गया कृषि मैदान, फिर पल्लय हो गया शुष्क अर्ध शुष्क क्षेत्र, मुल्लय फॉरेस्टेड एरियाज हो गए, और नेत्तल सी कोस्ट या समुद्र तटीय क्षेत्र। तो इन्हीं 5 भौगोलिक क्षेत्रों को आधार बना करके तमिल कवियों ने जो कविताओं की रचना की, उनको 2 श्रेणियों में रखा गया, अहम और पुरम श्रेणियों में। और संगम साहित्य के देखिए 2 भाग बने। एक भाग जो पुरानी जीवित तमिल कविताएं हैं, जो सरवाइव कर गए, जीवित का मतलब यहां पे सर्वाइवल से है, जो जीवित कर गए, ठीक है ना। तो ये मेलकणक्कु और किलकणक्कु, मेलकणक्कु किलकणक्कु। मेलकणक्कु सबसे पुरानी जो सरवाइव की हुई है तमिल कविताएं वो है। किलकणक्कु में 18 कविताओं का संकलन है। किलकणक्कु 18 कविताओं का संकलन है, जिसको 8 और 10 के 2 श्रेणियों में बांटा गया है। तो एत्तुतोक्के 8 कविताओं का संकलन, और पत्तु 10 कविताओं का संकलन। एत्तुतोक्के पत्तु मिलकर के बनेगा किलकणक्कु, और एक अन्य जो सबसे पुरानी वाली कविताएं हैं वो मेलकणक्कु। इसी तरह से टोलकाप्पियम या टोलकाप्पियम, टोलकाप्पियम तमिल व्याकरण की पुस्तक है। साहित्यिक परंपरा, समाज के विषय में जानकारी, भाषण के आंकड़े के, क्या स्पीच है, भाषण के आंकड़े का मतलब यहां पे पार्ट्स ऑफ स्पीच, भाषा, भाषण मतलब बोलने वाले भाषण से नहीं है, भाषा से है, के आंकड़े, सामाजिक प्रथाओं, साहित्यिक परंपराओं का काम ये। तो और इसका, इनकी रचना, तोलकाप्पियम की रचना जिन्होंने की थी वो इन्हीं के नाम पे है, तोलकाप्पियर। तोलकाप्पियर नहीं की थी, तोलकाप्पियर। ठीक है। और अगत्यार भी एक रचना है, अगत्यार। ये अगत्यार लेखक है, अगत्तियम रचना है। अगत्तियम की रचना अगत्यार ने की थी, और यह व्याकरण का एक और कार्य है। तो तमिल भाषा से संबंधित व्याकरण की 2 पुस्तकों की रचना की गई। एक तोलकाप्पियम जिसकी रचना तोलकाप्पियर ने की, और दूसरा अगत्तियम जिसकी रचना अगत्तियार ने की। ठीक है। कविताओं का 2 श्रेणी है,
पुरानी वाली मेल कणक को और बाद में कील कणक को, जो 18 के ग्रुप में है, और एत्तुतो के 8 एक साथ और पत्तुपातु 10 एक साथ, और विषय वस्तु 5 है, और कैटेगरी अहम और पुरम है। इसी सबको मिला करके हम लोग तमिल साहित्य की संज्ञा देते हैं। तो ठीक है, ये एक छोटा सा चैप्टर था जिसको हम लोगों ने अलग कर लिया, और इसके साथ कोई दूसरा चैप्टर हमने क्लब नहीं किया है, इसको अलग कर लिया। तो ये संक्षिप्त एक चर्चा थी, है ना, दक्षिण भारत में इतिहास का प्रारंभ कैसे हुआ, इस पे हम लोगों ने चर्चा की है। तो एनसीईआरटी प्रोफेसर रामशरण शर्मा की इस सीरीज को हम लोग आगे बढ़ाएंगे, और आगे के चैप्टर्स में हम जब पढ़े रहे होंगे तो उसमें एक या दो चैप्टर को क्लब करेंगे हम लोग, ठीक है, ताकि थोड़ा जल्दी ये कोर्स हम लोग खत्म कर सके अपना, ये सीरीज थोड़ा सा जल्दी। ज्यादा हड़बड़ी नहीं है हमें इस किसी चीज की, हम आराम से ही चल रहे हैं, ठीक है ना। फिर भी थोड़ा सा हम स्पीड बढ़ाएंगे, तो एक एक दो दो चैप्टर को क्लब करेंगे तो जल्दी जल्दी हो जाएगा, ठीक है। तब तक इतना रिवीजन कर लीजिएगा, पीछे के भी लेक्चर्स का रिवीजन कर लीजिएगा, नोट्स अपना बना लीजिएगा, ये सारी चीजें भी आपके लिए अवेलेबल है। और बिल्कुल संभव है, याद रखिएगा, हम और आप मिलके मेहनत करेंगे, आगे बढ़ेंगे तो जरूर संभव है आपका अंतिम रूप से चयन। चलिए फिर आगे के क्लासेस में मिलते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट।